नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 25 जुलाई 2026, दिन है शनिवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 11:34 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी और ये ब्रह्म योग है। अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो दोपहर को 12:19 से लेकर दोपहर के 1:11 तक जो है शुभ मुहूर्त रहेगा। राहु काल की अगर बात की जाए तो सुबह 9:04 से सुबह के 10:45 तक का समय जो है कई भी नए और शुभ काम करने के लिए अशुभ माना जाएगा। अब नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर पीएम नरेंद्र मोदी से रिलेटेड। पीएम नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा स्टार्ट होने वाली है। रणनीतिक और द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूके के आधिकारिक दौरे को सफलतापूर्ण पूरा करने के बाद अब 25 और 26 जुलाई को मालदीव की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। इस अहम विदेशी दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत व मालदीव के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ाना, हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक संबंधों को और गहर करना है। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी मालदीव के शीर्ष नेतृत्व के साथ शिक्षा, रक्षा, व्यापार, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस रणनीतिक दौरे से दोनों पड़ोसी देशों के बीच में आपसी विश्वास और पड़ोसी फर्स्ट जो है पहली नीति को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर 12 घंटों में जुड़े 10 लाख नए फॉलोअर्स, वीडियो में 24 घंटे में पार किए 280 मिलियन व्यूज। नीट पेपर लीक मामले पर युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम पर वीडियो सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड स्तर पर वायरल हो गया है। गुरुवार को देर रात शेयर किए गए इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन, पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कानून लाने की बात कही है। वीडियो पोस्ट होने के महज 12 घंटे के अंदर ही इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1 मिलियन नए फॉलोअर्स जुड़ गए। वहीं 24 घंटे के भीतर इस वीडियो को 280 मिलियन यानी कि 28 करोड़ से अधिक व्यू मिले हैं। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने वीडियो को शेयर किया और इस बात पर बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया भी सामने आई। ये माना जा रहा है कि युवाओं ने सीधे संवाद और पेपर लीक पर सरकार के बड़े ऐलानों की वजह से इस वीडियो को बहुत तेजी से वायरल किया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। यूपीएससी दिल्ली शिक्षा विभाग ने 828 प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपलों के पदों के लिए भर्ती शुरू कर दी है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए कुल 828 खाली पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जुलाई यानी कि आज 2026 से शुरू हो जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। योग्य व एलिजिबल उम्मीदवार जो है वो 14 अगस्त 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक व शैक्षणिक व्यवस्था को और मजबूत बनाना। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आयोग द्वारा दी गई विस्तृत मापदंड और आयु सीमा चयन प्रक्रिया का ध्यान पूर्वक पढ़ लें और अपना आवेदन पत्र दें। नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार के 6 बड़े फैसले आए। फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर सख्त कानून बनाने तक के ऐलान किए गए। नीट यूजी पेपर लीक मामले के विवाद में केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए 24 घंटे के भीतर 6 बड़े फैसले कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है। साथ ही संसद में सख्त नया कानून लाया जाएगा जिसके तहत दोषियों को 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। सरकार ने जवाबदेही तय करते हुए उच्च शिक्षा सचिव का तबादला कर दिया गया और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अधिकारियों को पद से हटा दिया गया। इसके अलावा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं करने पर फैसला किया गया है। सरकार ने पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मुआवजा देने का ऐलान किया है। केंद्र का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित व विश्वसनीय बनाना है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायरल वीडियो पर प्रकाश राज का तंज, कहा डर गया, टिप्पणी पर सोशल मीडिया में छिड़ गई है बहस। नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देर रात जारी किए गए वीडियो संदेश के बाद अभिनेता प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि डर गया और दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो में पेपर लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने, दोषियों के खिलाफ सख्त कानून लाने की घोषणा की है। वहीं प्रकाश राज ने इसी टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है। कहा कि कई मोदी समर्थकों ने उनकी आलोचना करते हुए जवाबी टिप्पणियां भी दी और कुछ यूजर्स ने प्रकाश राज के बयान का समर्थन भी किया है। यह मामला अब सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है।
वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो नीट आंदोलन पर विदेशी फंडिंग और पाकिस्तान कनेक्शन के आरोपों पर एमईए का जवाब, कहा कोई जानकारी नहीं है। नीट आंदोलन को लेकर विदेशी फंडिंग और पाकिस्तान कनेक्शन के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में मंत्रालय के पास साझा करने के लिए कोई भी जानकारी नहीं है। उधर जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। संगठन ने कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपनी 26 दिन के बाद भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। इस बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले पर कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए विधेयक को भी कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। वहीं बात करते हैं दूसरी तरफ रामदास आठवले की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर रामदास आठवले का बड़ा बयान सामने आया है। बोले, इस्तीफे से नहीं, सख्त कानून से रुकेगा पेपर लीक। नीट पेपर लीक विवाद और सीजीपी के जारी आंदोलन के बीच में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि असली जरूरत पेपर लीक पर स्थायी रोक लगाने की है, जिसके लिए केंद्र सरकार सख्त कानून बना रही है। आठवले ने बताया कि सरकार आंदोलनकारी छात्रों की मांग पर सकारात्मक रूप से विचार करने को तैयार है और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामलों को जल्द निपटाया जाएगा। पुलिस की लाठीचार्ज की बात पर कहते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखना चाहिए। आठवले ने उम्मीद जताई है कि सरकार और छात्रों के बीच में जल्द ही सहमति बन जाएगी और आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं सीएम योगी की। ओवर बिलिंग पर सीएम योगी का सख्त रुख देखने को मिला। भ्रष्ट अफसरों पर खुलेगी विजिलेंस की जांच, राजस्व और चकबंदी मामलों के लिए दिए गए बड़े निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को भ्रष्टाचार और लापरवाही पर कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी व जवाबदेही प्रशासन है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ खुली विजिलेंस जांच, तत्काल निलंबन, विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी डिस्कॉम को ओवर बिलिंग के मामलों का तुरंत समाधान करने, वास्तविक बिजली खपत के अनुसार बिल जारी करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने राजस्व और चकबंदी से जुड़े लंबित मामलों को समयबद्ध और निष्पक्ष रूप से निस्तारण करने पर जोर दिया है। साथ ही जिला अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बढ़ाने, उनके सुझावों को विकास योजनाओं में शामिल करने और उनकी उत्पीड़न की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। सरकार ने साफ किया कि भ्रष्टाचार के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर रहेगा विशेष फोकस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि अब कांवड़ यात्रा केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे प्रदेश में लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। इसलिए सभी जिलों में एक जैसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली के अधिकारियों के साथ समन्वय बढ़ाने, कांवड़ शिविर संचालकों का सत्यापन, यात्रा मार्गों की मरम्मत, पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य शिविर और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कांवड़ मार्ग पर मांस, शराब की दुकानें बंद रखने, हर दुकान पर संचालन का नाम लिखने व मिलावट और ओवर रेटिंग पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही ड्रोन, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस पेट्रोलिंग के जरिए सुरक्षा बढ़ाने, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने ओवर बिलिंग, भ्रष्टाचार, राजस्व मामले और विवादों के समयबद्ध समाधान पर भी हिदायतें दी हैं। अब बात करते हैं बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई एसओपी जारी कर दी गई है। 5 साल की अनिवार्यता खत्म होगी, अब पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। जानते हैं पूरी खबर इस बुलेटिन में। बिहार शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर के लिए नई शिक्षक ट्रांसफर नियमावली 2026 लागू करने के हेतु एसओपी जारी कर दी गई। नई व्यवस्था के तहत पहली बार ट्रांसफर आवेदन के लिए 5 साल की न्यूनतम सेवा अवधि की अनियमितता समाप्त कर दी गई है, जिसके लिए कम सेवा वाले शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी और शिक्षक अधिकतम 30 स्कूलों का विकल्प चुन सकेंगे। जिला व प्रमंडल से बाहर तबादला चाहने वाले शिक्षक 5-5 जिलों और प्रमंडलों का चयन
कर सकेंगे। 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के शिक्षकों को उनकी इच्छा के बिना ट्रांसफर नहीं दिया जाएगा, जबकि महिला, दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था में ट्रांसफर प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और शिक्षक हितैषी बनेगी। अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां डीएसपी बनने के बाद बोले आकाशदीप और मुकेश कुमार बिहार में शुरू करेंगे क्रिकेट टैलेंट हंट। बिहार के डीएसपी नियुक्त होने के बाद भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार ने राज्य में क्रिकेट प्रतिभागियों को आगे बढ़ने के लिए संकल्प जताया। दोनों खिलाड़ियों ने कहा कि वे बिहार में क्रिकेट टैलेंट हंट अभियान शुरू कर युवाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शक और बेहतर सुविधाएं दिलाने की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ सही निवेश और अवसर की है। दोनों ने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में बिहार में अधिक खिलाड़ी आईपीएल और टीम इंडिया तक पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को राज्य में क्रिकेट क्रांति की शुरुआत बताते हुए कहा कि विश्वसनीय सुविधाओं से खिलाड़ियों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं वेदर अपडेट की। 25 जुलाई की अगर बात की जाए तो भारत के कई राज्यों में भारी मानसून बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया। 25 जुलाई 2026 को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मानसून के सक्रिय ट्रफ लाइन जैसलमेर और कोटा से होकर गुजरेगी, जिससे देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की जा सकती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में घने बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने 60 से लेकर 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में फिर से सक्रिय होगा मानसून। 27 जुलाई को गोरखपुर समेत कई इलाकों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम के सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने 27 जुलाई को गोरखपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 26 जुलाई को मानसूनी गतिविधियां तेज होने लगेगी, जबकि शनिवार और रविवार को अगर बात की जाए तो कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानियों ने बताया कि फिलहाल मानसूनी ट्रफ पश्चिम मध्य भारत की ओर से खिसकने से बारिश कम हुई है, लेकिन इसके दोबारा उत्तर की ओर बढ़ने की वजह से जो बारिश का दौर है वो तेज हो जाएगा। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, प्रशासन की सलाह का पालना करने की अपील की गई है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां सीएम मोहन यादव ने पन्ना को दी 184 करोड़ की सौगात। 35 लाख पेंशनरों के खाते में भेजे गए 210 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना जिले को 184.83 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देते हुए कई परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इस दौरान उन्होंने 35 लाख से अधिक पेंशन हित ग्राहकों के बैंक खातों में 210 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में युवाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किया जाएगा। उन्होंने अगले वर्ष पन्ना मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण की घोषणा भी की है। साथ ही केन बेतवा नदी जोड़ों परियोजनाओं को बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाला बताते हुए इससे कृषि व सिंचाई को बड़ा लाभ मिलेगा, ये कहा है। इस क्षेत्र में खेती के मामले में पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सरकारी स्कूलों में शुरू हुई लाइव क्लासेस, अब जेईई और नीट की मुफ्त कोचिंग मिलेगी। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए बिहार स्कूल लाइव क्लासेस की शुरुआत करते हुए डिजिटल शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में इस पहल का शुभारंभ किया। इसके तहत शुरुआती चरण में 10 मॉडल स्कूलों में जेईई और नीट की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग शुरू की जाएगी। साथ ही स्मार्ट क्लासरूम, इंटरएक्टिव पैनल और आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। शिक्षा विभाग ने एआई, कोडिंग और स्ट्रीम्स, डिजाइन थिंकिंग और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 7 प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ समझौता किया। सरकार का कहना है कि इस पहल से गरीब व मेधावी छात्रों को बड़ी बिना महंगी कोचिंग के प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा भी मिलेगी। अब बात करते हैं हिमाचल की। तो हिमाचल के युवाओं के लिए विदेशी भाषा का कोर्स शुरू करेगी सरकार। विदेशों में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। हिमाचल प्रदेश सरकार युवाओं को विदेशों में बेहतर रोजगार दिलाने के लिए विदेशी भाषा के कोर्स शुरू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबंधित अधिकारियों को इसकी संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार HPSEDC के माध्यम से युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करा रही है। इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए विदेशों में कार्यरत हिमाचली युवाओं को सहायता और सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को बेहतर वेतन वाले रोजगार उपलब्ध कराना है और इनका शोषण
रोकना और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाना है। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां भवाली पाक्सो मामले में मुख्य आरोपी को राहत नहीं, कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के चर्चित भवाली पाक्सो मामले में मुख्य आरोपी नरेश पांडे को बड़ा झटका लगा है। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश नैनीताल ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। पुलिस ने बताया, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मामले की लगातार निगरानी की जा रही है। मजबूत साक्ष्यों के साथ प्रभावी पैरवी की जा रही है। जांच के दौरान आरोपी पर अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करने को लेकर कई महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न की शिकायतें भी सामने आई हैं। नैनीताल पुलिस ने बताया कि ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को कड़ी कानूनी सजा दिलाने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। अब बात करते हैं मार्केट की, तो सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना 2000 और चांदी 5000 रुपए सस्ती हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी के शराफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत की अगर बात की जाए तो 2000 रुपए से गिरकर 1,47,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई, जबकि चांदी 5,000 रुपए टूटकर 2,24,700 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। कारोबारियों के अनुसार मुनाफा वसूली और घरेलू बाजार के कमजोर मांग के कारण कीमती धातुओं के दाम पर दबाव बना है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड और सिल्वर में हल्की तेजी देखने को मिली है। माहिरों का कहना है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं तो बॉन्ड यील्ड में नरमी आती है, तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रवनीत सिंह बिट्टू की, तो मोदी कैबिनेट से रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा मंजूर कर लिया। रेल राज्य मंत्री ने पद अपना छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से रवनीत सिंह बिट्टू ने रेल राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो चुका है और भाजपा ने उन्हें दोबारा राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया था। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद बिट्टू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति का आभार जताते हुए देश और विशेषकर पंजाब की सेवा करना उनके लिए गर्व की बात रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राष्ट्र सेवा और जन सेवा को उनका सफर जो है आगे भी पूरी तरह निष्ठा और समर्पण के साथ जारी रहेगा। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, तो ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला। बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में ड्रोन हमलों का दावा किया गया। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े ड्रोन हमले का दावा किया है। ईरानी सेना के अनुसार बहरीन के इंसा एयरबेस, जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस और कुवैत के आरिफजान अली अल समेन सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया गया। वहीं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कैंपस की अगर बात की जाए तो बहरीन में एक डेटा सेंटर और अमेरिकी सैन्य सुविधाओं पर भी हमले का दावा किया गया है। दूसरी ओर बहरीन ने कहा कि उन्होंने ईरानी हवाई हमलों का नाकाम कर दिया, जबकि अमेरिका ने अब तक अपने ठिकानों के नुकसान की पुष्टि नहीं की है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ और बड़ा सैन्य अभियान चलाया जा सकता है, जिससे मध्यपूर्व में हालात और भी गंभीर होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी समुद्री क्षेत्र में एलपीजी टैंकर पर हमला हुआ है। 28 भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित बच गए हैं। ईरान के समुद्री क्षेत्र में शुक्रवार को मोजाम्बिक के झंडे वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर हमला हुआ है, जिस पर 28 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि सभी भारतीय क्रू मेंबर पूरी तरह से सुरक्षित हैं और दूतावास लगातार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ते तनाव के कारण क्षेत्र में समुद्री मार्गों पर सुरक्षा चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही के दिनों में कई जहाजों पर हमलों की घटनाएं सामने देखने को मिल रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग, समुद्री व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वह हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं सीजेपी के प्रोटेस्ट में सरकार वार्ता में दिखी सहमति की उम्मीद। दूसरी बैठक के बाद सामने आई 4 पॉजिटिव बातें। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलनकारी कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच में दूसरे दौर की बातचीत के बाद पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। सीजेपी नेताओं ने बताया कि सरकार के आंदोलनकारियों पर दर्ज मामले की वापसी, पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया गया है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, पर इस पर विचार करने के लिए समय मांगा है। बैठक में परीक्षा सुधार से जुड़े सुझावों पर भी चर्चा की गई। सरकार ने उन्हें गंभीरता से लेने का भरोसा दिया है। दोनों पक्षों के बीच में तीसरे दौर की बातचीत अब शनिवार को होगी, जिससे समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है।
अगली बड़ी खबर चीन से आ रही है, जहां भारत ने चीन और पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। चीन की बातों पर भरोसा नहीं है, ऐसा कहना है। भारत ने चीन और पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा जवाब देते हुए साफ किया कि वह किसी भी स्थिति में चीन की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 1963 से चीन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भारतीय क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और भारत इन इलाकों में चीन की परियोजनाओं का लगातार विरोध करता रहा है। पाकिस्तान की ओर से चिनाब नदी में जानबूझकर बाढ़ लाने के लगाए गए आरोपों को भी भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नदी में पानी का बढ़ा हुआ बहाव जम्मू क्षेत्र में हुई भारी मानसून बारिश का परिणाम है, न कि भारत की किसी कार्रवाई का। यह बयान विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की शिखर सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकात के एक दिन बाद सामने आया। चीन ने दोनों देशों के रिश्ते में सुधार की बात कही है, लेकिन भारत ने दोहराया कि सीमा और स्वप्रभुत्ता से जुड़े मुद्दों पर उनका रुख पहले की तरह स्पष्ट और अडिग रहेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि नागालैंड में भारी बारिश के कारण असम में विनाशकारी बाढ़ आई है। असम में आई भीषण बाढ़ से हालत गंभीर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि चराईदेव और शिवसागर जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ की बड़ी वजह से पड़ोसी नागालैंड के मोन मोकुचुंग और वोखा जिलों में हुई रिकॉर्ड बारिश है। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में सामान्य से 435 से लेकर 490% तक अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाली नदियां और जलधाराएं उफान पर नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार बाढ़ में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 21 शिवसागर और 10 चराईदेव के हैं, जबकि 7 लोग अभी भी लापता है। करीब 7 लाख लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं और कई इलाकों का संपर्क जो है वो पूरी तरह से टूट गया है। राज्य सरकार ने राहत व बचाव अभियान तेज कर दिया है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, राहत सामग्री उपलब्ध करवाने में जुटी हुई हैं। वहीं 2 राज्य मंत्रियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। इसी बीच नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। 19 साल पुराने मामले में पूर्व शाही इमाम अहमद बुखारी ने किया सरेंडर। कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली की जामा मस्जिद के पूर्व शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी ने 19 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुजफ्फरनगर की अदालत में सरेंडर कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 20-20 हजार रुपए के 2 मुचलकों पर उन्हें जमानत दे दी है। यह मामला 10 अप्रैल 2007 का है, जब विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बुखारी कथित तौर पर बिना प्रशासनिक अनुमति के हेलीकॉप्टर से खतौली पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित किया था। इस मामले में उनके खिलाफ सरकारी आदेश की अवहेलना सहित विभिन्न धाराओं के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अदालत में लगातार पेश नहीं होने के कारण पहले उनके खिलाफ कई बार सम्मन और वारंट जारी किए जा चुके हैं। बाद में गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया, जिसके बाद अदालत में आत्मसमर्पण किया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो निर्धारित तारीख पर होगी। अगली बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां बिना नंबर की बुलेट ने खोल दिए राज। 60 लाख की ज्वेलरी चोरी का पर्दाफाश हुआ है। कानपुर के काकादेव स्थित एक ज्वेलरी शोरूम ने 60 लाख रुपए के जेवर चोरी करने वाले पति पत्नी समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 10 जुलाई को आरोपी कई दिनों की रेकी के बाद ग्राहक बनकर शोरूम में पहुंचे थे और मौका मिलते ही जेवरों से भरा बैग लेकर बिना नंबर वाली बुलेट मोटरसाइकिल से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 4 विशेष टीमें गठित की हैं। शहर के करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। बिना नंबर वाली ग्रे रंग की बुलेट सबसे बड़ा सुराग बनी है। 139 बुलेट मोटरसाइकिलों की जांच के बाद पुलिस मुख्य आरोपी विकास और उनकी पत्नी चारू और उसके 2 अन्य साथियों तक पहुंच गई। विकास पर पहले से 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए पूरे 60 लाख रुपए के जेवर, 2 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी चोरी का माल बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा खरीदार नहीं मिल रहा था। डीसीपी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां 1.5 साल की मासूम से दरिंदगी
के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की विशेष पोक्सो कोर्ट ने 1.5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी टिंकू उर्फ पिंकू को आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 12 मार्च 2026 को आरोपी बच्ची को बिस्कुट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। उसके साथ दरिंदगी की घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वैज्ञानिक साक्ष्य और फोरेंसिक रिपोर्ट व गवाहों के आधार पर मजबूत चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने 3 जुलाई को आरोप तय होने के बाद महज 21 दिनों में फैसला सुनाकर न्याय की मिसाल पेश की है। फैसले में अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध जो है समाज व मानवता दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। वहीं अगली बड़ी खबर हरियाणा के फरीदाबाद से आ रही है, जहां फरीदाबाद में 5.18 लाख, गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो 4.55 लाख मतदाता जो है सूची से बाहर होने की शंका जताई जा रही है। हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान के ताजा आंकड़ों के अनुसार फरीदाबाद सबसे अधिक प्रभावित जिला माना जा रहा है। यहाँ कुल 18.89 लाख मतदाताओं में से 13.71 लाख के फॉर्म जमा हो चुके हैं, जबकि 5.18 लाख यानी कि 27.43% मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हो सके। वहीं गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो 15.55 लाख मतदाताओं में से 10.99 लाख के फॉर्म जो है डिजिटलाइजेशन हुए हैं, जबकि 4.55 लाख यानी कि 29.27% मतदाताओं के फॉर्म जो हैं वो अभी भी लंबित हैं, जो परसेंटेज के हिसाब से राज्य के सबसे अधिक माने जा रहे हैं। इसके अलावा सोनीपत की अगर बात की जाए तो 2.36 लाख, पलवल में 99,302, रेवाड़ी में 97,289, नूहू की अगर बात की जाए तो 71,102 मतदाताओं के फार्म जमा नहीं हो सके। ऐसे में इन 6 जिलों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जो है अंतिम मतदाता सूची से बाहर होने की शंका जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर खेल जगत से आ रही है, जहां बांग्लादेश दौरे पर निर्भर भारत अफगानिस्तान T20 सीरीज है। सितंबर में हो सकते हैं मुकाबले। भारत और अफगानिस्तान के बीच प्रस्तावित 3 मैचों की T20 सीरीज फिलहाल 13, 15 और 17 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने की योजना है। हालांकि अगर टीम इंडिया का 1 से 13 सितंबर के बीच में बांग्लादेश दौरा तय हो जाता है तो इस सीरीज की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सितंबर की शुरुआत में भारत की मेजबानी करना चाहता है। वहीं 24 सितंबर से एशियन गेम्स और 27 सितंबर से वेस्ट इंडीज का भारत दौरा शुरू होने के कारण शेड्यूल तय करने में बड़ी चुनौती हो सकती है। अंतिम फैसला BCCI सरकार की सलाह के बाद लिया जाएगा। इस सीरीज की खास बात यह होगी कि मुकाबले में भारत में होने के बावजूद मेजबान अफगानिस्तान का होगा, इसलिए इसके डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग रिकॉर्ड्स जो है फैनकोर के पास होंगे, जबकि टीवी प्रसारण अधिकारियों के लिए अलग से बोली लगाई जाएगी। सुरक्षा कारणों से अफगानिस्तान अपने घरेलू अंतरराष्ट्रीय मैच लंबे समय से भारत जैसे तटस्थ स्थानों पर खेलता रहा है। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड चैंपियन स्पेन को मिले करोड़ों रुपए, रनर अप टीम अर्जेंटीना भी मालामाल हो गई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने वाले स्पेन को रिकॉर्ड $50 मिलियन यानी कि करीब 481 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली है, जो विश्व कप इतिहास में किसी भी चैंपियन टीम को मिली सबसे बड़ी धनराशि है। फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। वहीं रनर अप अर्जेंटीना को $33 मिलियन यानी कि 318 करोड़ रुपए, तीसरे स्थान पर रहे इंग्लैंड को $29 मिलियन और चौथे स्थान पर रहे फ्रांस को $27 मिलियन मिले। इस बार 48 टीमों वाले नए फॉर्मेट में फीफा ने कुल $871 मिलियन और यानी कि करीब 8,386 करोड़ रुपए की इनामी राशि बांटी है। क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली टीमों को $19 मिलियन और राउंड ऑफ 16 में बाहर होने वाली टीमों को $15 मिलियन, राउंड ऑफ 32 से बाहर होने वाली टीमों को $11 मिलियन, ग्रुप स्टेज में बाहर होने वाली टीमों की बात की जाए तो $9 मिलियन मिले हैं। इसके अलावा सभी 48 टीमों को टूर्नामेंट शुरू से होने से लेकर पहले तक 12.5 मिलियन जो है $12.5 मिलियन की गारंटी राशि दी गई है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।